हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपकी अपैरल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपके किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। आज हम उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें आपका सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ टू कंट्रोल अपैरल प्रोडक्शन कॉस्ट इन अपैरल इंडस्ट्री, कि आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो जो आपकी अपैरल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है अपैरल इंडस्ट्री में, आप इसको किस तरीके से क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको कम कर सकते हो। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी। आपके पहले जो लेक्चर है उसमें उसमें मैंने बहुत सारे आपको अलग अलग पॉइंट्स जो है वो बताए थे। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पे बताते हैं कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए जो भी हमारी मशीन जो होती है या फिर जो भी हम अपैरल इंडस्ट्री में मशीन यूज़ करते हैं या फिर जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, हम लोगों को उन सभी चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से उसको क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। उनका जो देखभाल है उनको अच्छी तरीके से करना चाहिए, उनका एक प्रॉपर मेंटेनेंस करना चाहिए, एक सिस्टमेटिक या फिर कंटिन्यूस उसको क्या करना चाहिए, उनको शेड्यूल करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। इससे क्या होता है कि हमारी जो मशीन्स जो होती है या फिर जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से उनको मेंटेन करेंगे तो उनके ख़राब होने के जो चांसेस है वो कम होंगे। ठीक है, वो लगातार अगर सेम चीज़, एक चीज़ ये आप लोगों ने सुनी हुई होगी, अगर आप किसी भी मशीन को लगातार आप उसको काम में लेते रहते हो, ठीक है, दूसरी चीज़ आप उसका अच्छी तरीके से आप उसका इस्तेमाल करते हो, आप उसको काम करने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से साफ़ करते हो, उसको रखते हो, ठीक है, उसका अच्छी तरीके से देखभाल करते हो, तो आपकी वो मशीन जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक का चलती है। दूसरी साइड अगर आपने एक मशीन ऐसे ही छोड़ी हुई है, ठीक है, वो रखे रखे क्या मशीन है, मशीन रखे रखे ख़राब होती है, उसका जो मोटर होता है वो जंग खा जाता है। तो मशीन को अगर हम अच्छी तरीके से, किसी भी मशीन को या फिर किसी भी इक्विपमेंट को अगर हम अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करेंगे तो उसके ख़राब होने के चांसेस जो है वो कम होंगे। ठीक है, हम लोगों को उसको दोबारा से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी क्या होता है, हम अपना जो हमारा जो अपैरल प्रोडक्शन जो होता है, जो हमारी अपैरल इंडस्ट्री होती है, हम इस तरीके से उसमें जो हमारी कॉस्ट जो लगती है उसको हम कम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग जो है करनी चाहिए। जिससे क्या हो, जिससे हमारी जो मशीन है, ठीक है, मशीन में जो भी हमारा अननेसेसरी जो भी ठहराव है या फिर जो भी कर्मचारी जो हमारी लेबर है उनका जो भी आलस जो वे करते हैं वो क्या हो, वो कम होता चले जाए। इसीलिए हम लोगों को इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और जो ज़्यादा इफ़िशिएंट हो, जो ज़्यादा लाभदायक हो। ठीक है, इस तरह की हम लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए जिसकी वजह से क्या हो कि जो भी हमारी मशीन में जो भी अननेसेसरी जो ठहराव आ रहा है, ठीक है, या फिर जो भी हमारे कर्मचारी जो बिना बात के आलस के इसी तरीके से बैठे रहते हैं खाली, वो चीज़ कम हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम कर सके, जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज़ हो। और जो हमारी मशीन जो होती है वो भी उसकी इफ़िशेंसी भी में भी क्या है, वो भी बढ़ने लगे, वो भी इंक्रीज़ होने लगे। तो हम लोगों को इस तरीके की क्या करनी चाहिए, इस तरह की हमें इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट प्लान जो प्रोडक्शन प्लानिंग जो होती है हम उसको करना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों को अलग अलग तरह की जो हमारी वेरियस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो होती है प्रोडक्शन को लेके या फिर कंट्रोल को लेके, इसके लिए जो नए 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 आपके मेथड, नए नए आपके जो इनोवेटिव मेथड है, ठीक है, इनके बारे में हमें क्या करना चाहिए, हर एक लेवल पर हमें अपने एम्प्लॉयमेंट जो हमारे जो मज़दूर जो होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉय जो होते हैं, उनको समय समय पर इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करनी चाहिए, जानकारी प्रोवाइड करनी चाहिए। इससे भी क्या होता है, इससे हमारी जो भी हमारा काम जो होता है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, हमारा काम और ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है, हमारा काम में इफ़िशेंसी आती है, इफ़ेक्टिवनेस आता है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि आप लोगों को जो भी आपके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो भी आपके मज़दूर जो होते हैं, काम करने वाले जो होते हैं आपकी अपैरल इंडस्ट्री में, आपको उनको समय समय पर क्या करना चाहिए, उनको हर एक लेवल के बारे में, मतलब हर एक चीज़ के बारे में आप उनको जानकारी देनी चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए।
ठीक है। जो भी नए नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है, नई नई मशीन्स वगैरह जो आ रही है, नए नए प्रोडक्ट वगैरह जो आ रहे हैं, जो भी इनोवेटिव मेथड जो यूज़ हो रहे हैं, आपको उनको हर चीज़ के बारे में उनको बताना चाहिए, जिससे क्या हो, उनको नई नई चीज़ों के बारे में सीखने का मौका मिले। और इससे आपके काम में भी क्या होता है, आपका काम और ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है, और ज़्यादा बेनिफिट से वे काम करेंगे। जो काम वो 10 मिनट लगा के कर रहे थे, हो सकता है वो काम वो 5 मिनट के अंदर करे। ठीक है। जब उनको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को जो हमारे एम्प्लॉय जो होते हैं, जो हमारे जो मज़दूर होते हैं, उन लोगों को समय समय पर हमें ट्रेन करना चाहिए। जो भी लेटेस्ट जो टेक्निक आ रही है, जो भी लेटेस्ट जो भी हमारे मेथड यूज़ होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, नई नई मशीन्स वगैरह, जो हम लोगों को समय समय पर उनको क्या करना है, ट्रेन करना चाहिए। इससे हमारे क्या होता है, हमारे काम में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, इफ़िशेंसी बढ़ती है, इफ़ेक्टिवनेस बढ़ता है। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा कि जो भी अननेसेसरी जो ओवर टाइम जो हो रहा है, ठीक है। अननेसेसरी ओवर टाइम का मतलब जो काम अगर कम समय में हो सकता है, लेकिन नहीं, वो काम लेजीनेस के साथ वो क्या हो रहा है, वो काम उस टाइम तक नहीं होता, उसके काम के लिए हम क्या करते हैं, ओवर टाइम पे कर रहे हैं। जबकि वो काम क्या हो सकता है, वो काम हमारे उसी समय के अंदर हो सकता है, जो हमारा वर्किंग टाइम जो होता है उसी समय के अंदर वो काम हो सकता है। तो हम लोगों को वो जो अननेसेसरी जो ओवर टाइम जो हम पे करते हैं, वो चीज़ हमें क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। उस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हमने पहले पॉइंट्स में पढ़ा, उसके लिए हमें एक इफ़ेक्टिव या फिर इफ़िशिएंट जो प्रोडक्शन प्लानिंग जो होती है उसको हमें करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो भी हमारी अननेसेसरी जो ओवर टाइम जो हम पे करते हैं मज़दूरों को, वो चीज़ कम होगी। जो भी वो अननेसेसरी जो ओवर टाइम कर रहे हैं, वो चीज़ कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, अगर हमारा जो प्लानिंग है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, वो अच्छी तरीके से अगर हम उसको करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि हम लोगों को किस तरह के मज़दूर अपने यहाँ पे रखने चाहिए, जो स्किल्ड हो, जिनको काम करने की नॉलेज हो, जो एक्सपीरियंस हो। ऐसे मज़दूरों को हमें अपने यहाँ पे रोज़गार देना चाहिए अपैरल प्रोडक्शन में। इससे क्या होता है कि जो हमारा अपैरल प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीजमेंट होती है, मतलब उसमें वृद्धि होती है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम इफ़ेक्टिव लोगों को, मतलब अगर हम स्किल्ड लोगों को या फिर एक्सपीरियंस लोगों को अपने यहाँ पे काम करने के लिए रखते हैं, तो वो एक ही बारी में जो है वो काम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ठीक है। वो उनकी गलती करने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की नॉलेज होती है। दूसरी चीज़, वो एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने वो चीज़ पहले करी भी रहती है। अगर आप एक बंदे को ऐसे को काम बताओगे जिसको उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और दूसरी तरफ आप ऐसे बंदे को काम बता रहे हो जिसको उस बारे में नॉलेज है, तो आप जिसको नॉलेज नहीं है उससे ज़्यादा जल्दी वो बंदा काम करके दिखाएगा जिसको उस बारे में नॉलेज होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो काम कर चुका है पहले। तो ज़्यादातर ऐसे मज़दूरों को अपने यहाँ पे काम पे रखना चाहिए जिन्होंने वो काम जो है पहले किया हुआ हो कहीं पर। इससे भी हमारे जो प्रोडक्शन जो होता है, अपैरल प्रोडक्शन जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारी इंक्रीजमेंट होती है, मतलब उसमें इंक्रीज़ होता है, वृद्धि होती है। और जो भी हमारे प्रोडक्शन में जो भी गलती होने के जो चांसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वो बंदा क्या है, वो बंदा एक्सपीरियंस है, उस बंदे को उस चीज़ की नॉलेज है, तो वो गलती होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो हमारा अपैरल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, ठीक है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। हम इसको आप ये भी बोल सकते हो कि आपके जो अपैरल की जो कॉस्ट है, ठीक है, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है, आप उसको किस तरीके से आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, आप उसको किस तरीके से कम कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे अलग अलग आपके पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग आपके टेक्नोलॉजी होती है, मेथड होते हैं, जिसको आप अप्लाई करके अपनी अपैरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो आपकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, जो लागत जो आती है मंथली, जो आपकी या फिर एनुअली जो आपकी जो लागत आती है, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको कम कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जो IRP जो होता है, ठीक है, एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग जो होती है, इस सिस्टम का उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो हमारा प्रोडक्शन
की जो कॉस्ट है हम उसको कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप लोग जो है, आप जो भी आपका पानी का खर्चा, जो आपका पानी का जो रिसोर्सेज हो गया, जो आपका बिजली का जो रिसोर्सेज हो गया, इन सारी चीज़ों पे भी अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, जो भी हम अलग अलग जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, अगर हम उनको बेकार में वेस्ट ना होने दें, तो उससे भी क्या होता है कि हमारा जो कॉस्ट है उसमें कम करने में वो मदद करती है। अगर आप लाइट जो है वो बिना बात की खुली रहे, या फिर मशीन जो है वो खाली चलती रहे, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हम, या फिर पानी जो है वो वैसे ही वेस्ट होने लग रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जिनका यूज़ करके हम, जिन पे हम ध्यान देके क्या कर सकते हैं, हम अपनी अपैरल इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको कम कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, आप अपने अपैरल इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है आप उसको कम कर सकते हो। इसके बाद है, नेक्स्ट है हमारा कि स्टैंडर्ड क्या होता है। देखिए, ये चीज़ पहले भी बताई गई है आप लोगों को कि स्टैंडर्ड जो है, आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो होता है उसमें स्टैंडर्ड क्या चीज़ होती है। स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है, या फिर उसको अप्रूव किया जाता है, या आप बोल सकते हो इसको पब्लिश किया जाता है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आप इसको, जो स्टैंडर्ड है ये आपका क्या है, ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, ये आपका एक दस्तावेज है, ठीक है, ये आपका एक कागज़ है जिसको आप किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आप क्या करते हो, आप इसको अप्रूव कराते हो, आप इसको प्रिपेयर कराते हो, आप इसको पब्लिश कराते हो, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि इसमें आपका एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए क्या किया जाता है, आपका एक व्यवस्थित जो दृष्टिकोण जो होता है उसके लिए आपको कुछ रूल्स, कुछ आपकी रिक्वायरमेंट, कुछ आपके प्रोसीजर, ये सारी चीज़ आपकी इसमें शामिल होती है। तो जो आपका स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड आपका एक डॉक्यूमेंट होता है, आपका एक दस्तावेज़ होता है। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप इसको किसी भी एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आप इसको मान्यता प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम क्या किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है, आप इसको पब्लिश कराते हो, आप इसको अप्रूव कराते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ इसके अंदर जो है ये कराई जाती है। इसी के साथ साथ इसमें और क्या क्या चीज़ जो है जो शामिल होती है, इसमें आपका जो प्रोडक्ट है उसके डिज़ाइन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इसके अंदर आती है, आपका इंस्पेक्शन मेथड इसके अंदर आता है, आपका क्लासिफिकेशन इसके अंदर आता है, रिकमेंडेड जो प्रैक्टिस होती है वो इसके अंदर आते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो आपके विचार है वो इसके अंदर क्या होते हैं, आपके स्टैंडर्ड के अंदर ये सारी चीज़ आपकी शामिल होती है। तो स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसको अप्रूव किया जाता है और इसको पब्लिश किया जाता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पेक्शन वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल, कि इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारी इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन क्या होता है और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। देखिए, इंस्पेक्शन को हिंदी में बोलते हैं निरीक्षण, और क्वालिटी कंट्रोल को हिंदी में बोला जाता है गुणवत्ता नियंत्रण, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपके निरीक्षण क्या होता है, मतलब आपका इंस्पेक्शन क्या होता है और आपकी क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो इंस्पेक्शन है, आपका इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन स्टार्ट होता है आपके प्रोडक्शन के बाद में। जब एक बार आप अपना प्रोडक्शन जो है कर लेते हो, उसके बाद क्या करता है, जो आपका इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जो है ये आपका इंस्पेक्शन करता है, मतलब ये आपका निरीक्षण करता है कि आपने वो काम अच्छी तरीके से किया है, नहीं किया है, उसमें कुछ कमी है नहीं है, ये सारी चीज़ क्या करी जाती है, ये सारी चीज़ मतलब इन सारी चीज़ों का निरीक्षण किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। जो आपका क्वालिटी कंट्रोल है, अब हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल कब स्टार्ट होती है। देखिए, क्वालिटी कंट्रोल जो है ये आपके प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट करी जाती है, मतलब जब आप रॉ मटेरियल आप ख़रीद के लेके आते हो, ठीक है, उसी टाइम पे क्या हो जाता है, आपका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप
किस क्वालिटी का आप रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, ठीक है, किस तरीके से आप उसको बना रहे हो, कैसे आप अपना प्रोडक्ट फिनिश कर रहे हो, हर एक चीज़ आपके किसके अंदर आती है, आपकी क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आती है। आपका रॉ मटेरियल से लेके आपके फिनिश प्रोडक्ट तक आपका क्वालिटी कंट्रोल जो है ये किया जाता है। मतलब आपका ये उत्पादन, मतलब जो आप प्रोडक्शन जो करते हो उससे पहले से ये स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये आपके रॉ मटेरियल से ये आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ चलता चलता ये आपके कब तक चलता है, ये आपके एंड प्रोडक्ट तक का ये आपका चलता है। तो जो आपका क्वालिटी कंट्रोल है ये आपका कब से कब तक चलता है, ये आपके प्रोडक्शन से पहले ये स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये आपके रॉ मटेरियल से ये आपके स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ जब तक आप अपना प्रोडक्ट जो है फिनिश नहीं कर लेते तब तक का ये आपका क्वालिटी कंट्रोल जो आपका प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। लेकिन इंस्पेक्शन जो है ये आपका कब स्टार्ट होता है, ये आपका एक बार प्रोडक्ट बनने के बाद जो है ये आपका स्टार्ट होता है। जब एक बार आपका प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ही आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसका निरीक्षण कर सकते हो। इसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट कि जो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन में हम क्या चीज़ पता लगाते हैं। इंस्पेक्शन में हम यही चीज़ पता लगा सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छा है या फिर बुरा है। हम इन्हीं दो चीज़ों के बारे में इसको पता लगा सकते हैं। इन्हीं दो चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं। अगर वो अच्छा है तो उसको अलग रखेंगे, अगर वो बुरा है, बैड है हमारा प्रोडक्ट, तो हम उसको अलग रख देते हैं। ये काम किया जाता है हमारे इंस्पेक्शन मेथड, जो हमारा इंस्पेक्शन जो करते हैं हम, क्वालिटी इंस्पेक्शन जो करते हैं उसमें ये चीज़ करी जाती है। उसमें क्या चीज़ करते हैं कि या तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा या फिर हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, बुरा होगा। इन दो चीज़ के बारे में हमें पता चलता है, किसके द्वारा, इंस्पेक्शन के द्वारा। इसके बाद है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल ये चीज़ सुनिश्चित करता है कि आपकी जो बुरी चीज़ें जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल है वो क्या काम करता है, वो आपकी जो भी आपकी गलती जो होती है, जो भी आप वेस्टेज जो करते हो उसको कम करने में आपकी हेल्प करता है। वो ये चीज़ करता है कि आप कम से कम जो आपका प्रोडक्ट जो आपका वेस्ट हो रहा है कम से कम वो चीज़ हो सके। आप अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करके चलते हो कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें कम से कम आपकी गलती हो सके, क्योंकि ये चीज़ आपकी स्टार्टिंग से शुरू कर जाती है। ये आपके हर एक स्टेज पे आप करते हो। हर एक बंदा इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्वालिटी के लिए। क्योंकि जो कोई भी बंदा जो रॉ मटेरियल पे काम कर रहा है या फिर जो फर्स्ट स्टेज पे काम कर रहा है, सेकंड स्टेज पे जो काम कर रहा है या फिर फाइनल स्टेज पे जो काम, हर एक बंदा यहाँ पे क्वालिटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इंस्पेक्शन जो है सिर्फ हमें ये चीज़ पता लगाता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। इन दो चीज़ों में वो क्या करता है, उन दो चीज़ों में वो डिफरेंस करता है कि या तो प्रोडक्ट अच्छा होगा या फिर प्रोडक्ट बुरा होगा। वो इन दो चीज़ों के लिए क्या करता है, निरीक्षण करता है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल जो है वो ये चीज़ सुनिश्चित करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसमें गलती होने के जो चांसेस है वो कम से कम हो सके। ये चीज़ कौन करता है, ये हमारे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर किया जाता है। इसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट कि जो हम इंस्पेक्शन जो करते हैं ये इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। इंस्पेक्शन जो निरीक्षण जो किया जाता है ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये हमारा जो निरीक्षण जो विभाग होता है उसकी जिम्मेदारी होती है इंस्पेक्शन करने की। लेकिन जो क्वालिटी कंट्रोल है इसको हर कोई करता है। ये शुरू से लेके ये स्टार्ट, मतलब ये शुरू से लेके ये आपके फाइनल प्रोडक्शन तक का ये आपकी होती है। तो इसके लिए हर कोई जिम्मेदार होता है। क्वालिटी के लिए जो भी बंदा काम कर रहा है एक प्रोडक्ट के ऊपर, वो हर कोई बंदा इस पे क्या होता है, इस पे वो जिम्मेदार होता है उस क्वालिटी पर। तो ये जो है ये आपका डिफरेंस था कि आपका इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल जो है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्वालिटी जो कंट्रोल जो है ये आपके प्रोडक्शन के से पहले स्टार्ट हो जाती है, मतलब रॉ मटेरियल से ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और दूसरा ये आपके लास्ट तक का ये आपका चलती है। फाइनल प्रोडक्ट जब तक आपका नहीं बन के तैयार हो जाता तब तक ये आपकी चलती है। लेकिन जो आपका इंस्पेक्शन है ये आपके प्रोडक्शन के स्टार्ट होने के बाद ही आप उसको क्या कर सकते हो, उसकी जांच कर सकते हो,
उसका निरीक्षण जो है वो आप कर सकते हो कि वो आपका अच्छा बना है या फिर बुरा बना है। ये चीज़ तो हम तभी पता लगाते हैं ना कि जब एक बार हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, AATCC फुल फॉर्म एंड व्हेन वाज AATCC इस्टेब्लिश्ड। देखिए, जो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है। AATCC ये क्या है? ये हमारे एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर आता है। इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर हमारे जो सोर्सेज है वो आते हैं। सबसे पहले है हमारा AATCC। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? अमेरिकन एसोसिएशन फॉर टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। ये तो थी इसकी फुल फॉर्म कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश हुई। ये 1921 के अंदर ये क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। जो आपका ये अमेरिकन एसोसिएशन फॉर टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट जो है, ये जो आपका स्टैंडर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आपका इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी एक स्टैंडर्ड दे दिया जाएगा, उसकी फुल फॉर्म बताइए, या फिर ये कब आपका इस्टेब्लिश हुआ था, ये कब आपका पब्लिश्ड हुआ था। इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड है, ये आपके क्वालिटी कंट्रोल के क्या है, सोर्सेज है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट BIS फुल फॉर्म एंड व्हेन वाज BIS इस्टेब्लिश्ड। जो आपका BIS जो है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था। देखिए, BIS की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये इसकी BIS की फुल फॉर्म है। ये भी हमारा एक क्वालिटी स्टैंडर्ड ही है। और ये क्या काम करता है, ये हमारा सबसे पहला, ये हमारा फर्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्वालिटी स्टैंडर्ड है। जो आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है, ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्वालिटी स्टैंडर्ड है। और जो ये BS 5750 के द्वारा ये 1979 में BSI द्वारा इसको क्या किया गया था, इसको पब्लिश किया गया था। मैंने क्या चीज़ बोली, जो BIS है, ठीक है, BIS की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये हमारा सबसे पहला फर्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जो आपका BS 5750 द्वारा 1979 में BSI के द्वारा इसको क्या किया गया था, इसको पब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, और इसमें आपके 30,000 से भी ज़्यादा BSI जो आपके स्टैंडर्ड है वो इसमें पब्लिश्ड किए गए हैं। जो आपका BIS है, BIS में आपके 30,000 से भी ज़्यादा जो आपके BIS जो आपके स्टैंडर्ड है वो पब्लिश किए गए हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO फुल फॉर्म एंड फीचर्स ऑफ ISO स्टैंडर्ड। हम लोगों को बताना है कि आपकी ISO जो है, ISO की फुल फॉर्म क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। ISO जो आपका स्टैंडर्ड है, इसके क्या क्या फीचर्स जो है होते हैं। इसके बाद है ये हमारा ISO की फुल फॉर्म क्या है। देखिए, ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और ये जो हमारा ISO जो है, ये हमारा दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर माना जाता है। जो ISO जो स्टैंडर्ड है, ये हमारा दुनिया का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, सबसे बड़ा डेवलपर माना जाता है। ठीक है, ISO जो है, जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है, इसके फीचर्स है कि ये जो ISO जो होता है, दीज आर स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है, ये इसका क्या है, ये एक हमारा स्टैंडर्ड है।
ये आपके प्रोडक्शन सिस्टम का क्या है, एक ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपका सामान्य स्टैंडर्ड है, ये आपका प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, ये आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड जो है नहीं है। ये इंश्योर करता है, ये क्या चीज़ सुनिश्चित करता है, ये आपकी जो कंसिस्टेंसी है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी की जो कंसिस्टेंसी है, ये उस चीज़ को क्या करता है, उस चीज़ को ये इंश्योर करता है। ये आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी जो निरंतरता है, उसको ये क्या करता है, उसको सुनिश्चित करता है, उसको इंश्योर करता है। और ये चीज़ सुनिश्चित करता है कि ये जो भी पास्ट में जो भी गलतियाँ जो हुई है वो चीज़ ना हो, उस चीज़ का जो रिपीटेशन है वो चीज़ ना हो आगे भविष्य में। ये चीज़ कौन करता है, ये आपके आईएसओ के अंदर जो है ये चीज़ करी जाती है। आईएसओ के फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहला फीचर्स इसका ये है कि ये हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम जो है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड होता है कि ये हमारे प्रोडक्शन सिस्टम के क्या है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, ये हमारा एक सामान्य स्टैंडर्ड है, ये हमारा एक प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, ये हमारा प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के अंदर नहीं आता है। ये हमारे जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी जो होती है उसकी कंसिस्टेंसी को क्या करता है, इंश्योर करता है, उसको सुनिश्चित करता है। जो भी पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई रहती है, ठीक है, वो चीज़ दोबारा से ना रिपीट हो, वो चीज़, उस चीज़ को कम करने में हेल्प कौन करता है, आईएसओ स्टैंडर्ड जो होता है ये उस चीज़ को कम करने में हेल्प करता है कि जो भी मिस्टेक हमसे हुई है, ठीक है, वो चीज़ ना हो। उस चीज़ को कम करने के लिए क्या किया जाता है, आईएसओ जो मेथड है वो अप्लाई किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वॉट फुल फॉर्म। जो स्वॉट है, स्वॉट क्या है, देखिए स्वॉट हमने पढ़ा था कि जो आपका अपैरल, ओरिजिन ऑफ अपैरल इंडस्ट्री जो है उसमें हमने स्वॉट पढ़ा था, ठीक है, सबसे पहले यूनिट में। स्वॉट का मतलब होता है, एस डिनोट करता है स्ट्रेंथ को, डब्ल्यू डिनोट करता है आपकी वीकनेस को, जो आपकी अपैरल इंडस्ट्री की जो वीकनेस होती है उनको, ओ डिनोट किया जाता है अपॉर्चुनिटी को, और टी डिनोट किया जाता है थ्रेड को, ठीक है। जो एस है, एस के अंदर क्या कौन कौन से आपके पॉइंट जो है आते हैं, इसके अंदर आपका रॉ मटेरियल बेस आता है। आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी होती है, एक अपैरल इंडस्ट्री की या फिर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ होती है, रॉ मटेरियल बेस, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल पे जो है, मतलब ये इनके यहाँ, हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल है कि हम लोगों को रॉ मटेरियल के लिए किसी दूसरी कंट्री पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। फ्लेक्सिबिलिटी, लेबर, रिच हेरिटेज, डोमेस्टिक मार्केट, ये सारी क्या है, ये सारी हमारी स्ट्रेंथ है। ये सारी हमारी किसी भी अपैरल इंडस्ट्री या फिर किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ये क्या कहलाई जाती है, ये सारी हमारी अपैरल इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ कहलाई जाती है। वीकनेस क्या क्या है कि ज़्यादातर जो चीज़ हमारी स्ट्रेंथ होती है वही हमारी वीकनेस भी बन जाती है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो है हम कॉटन पे डिपेंड रहते हैं। तो ये क्या, ये हमारी वीकनेस के अंदर आता है। स्पिनिंग सेक्टर, वीविंग सेक्टर, फैब्रिक प्रोसेसिंग, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लो लेबर प्रोडक्टिविटी, ये सारी की सारी किस चीज़ के अंदर ये आती है, ये सारी हमारी जो वीकनेस है ये उसके अंदर ये हमारे पॉइंट्स आते हैं। कि वेरी लो इन्वेस्टमेंट ऑन H&D, बहुत कम लो इन्वेस्टमेंट किया जाता है H&D के अंदर। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये हमारी अपैरल इंडस्ट्री की वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी क्या क्या चीज़ है, ग्रोइंग इंडस्ट्री, मार्केट एक्सेस थ्रू बिलेटरल नेगोशिएशन। तो ये सब क्या है, ये हमारी क्या चीज़ आती है, ये सब हमारी अपॉर्चुनिटी के अंदर आती है। अपॉर्चुनिटी इन हाई लेवल वैल्यू आइटम, ये सब क्या है, ये सारे के सारे हमारे जो हमारी अपॉर्चुनिटी जो है उसके अंदर ये आते हैं। थ्रेड में क्या क्या चीज़ आती है, इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है डिक्रीजिंग फैशन साइकिल। दूसरा पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंडिंग ब्लॉक और फेजिंग आउट ऑफ कोटास। ये सारे क्या चीज़ है, ये सारे हमारे जो अपैरल इंडस्ट्री होती है उनके सारे के सारे ये क्या है, ये थ्रेड कहलाए जाते हैं। तो जो स्वॉट है, स्वॉट की फुल फॉर्म क्या होती है, एस डिनोट करता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड। इसके बाद है स्ट्रेट नाइफ। आप लोगों ने कटिंग मशीन में पढ़ा होगा कि स्ट्रेट नाइफ जो है क्या होता है। स्ट्रेट नाइफ जो है ये हमारी कटिंग
जो हम फैब्रिक की जो कटिंग करते हैं अपैरल इंडस्ट्री में, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और 99 जो हमारे अपैरल जो इंडस्ट्री होती है उनमें सबसे ज़्यादा 99% जो है हमारा जो स्ट्रेट नाइफ जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है फैब्रिक की जो लेयर है उनको कट करने के लिए। स्ट्रेट नाइफ जो है ये बड़ी ही आसानी से जो आपकी कर्व लाइन जो होती है या फिर जो हमारी स्ट्रेट लाइन जो होती है उनको ये बड़ी ही आसानी से क्या कर सकता है, उनको कट करने में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। स्ट्रेट नाइफ से जो है आपके जो वूवन फैब्रिक होते हैं वो भी आसानी से कट किए जा सकते हैं, और जो आपके निटेड जो फैब्रिक होते हैं वो भी स्ट्रेट नाइफ से बड़ी ही आसानी से क्या किया जा सकता है, इसको कट किया जा सकता है। स्ट्रेट नाइफ में जो इसका कटर होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधे आकार का आपको इसकी शेप जो है वो देखने को मिलती है। दूसरी चीज़, स्ट्रेट नाइफ की जो मशीन है, इसमें मशीन का जो नाइफ होता है उसकी लंबाई आपके 10 सेंटीमीटर से लेके आपके 33 सेंटीमीटर तक का होती है। दूसरी चीज़, ये आपके किस लिए यूज़ किया जाता है, ये आपके कितना भी आपका मोटा कपड़ा हो ये उसको काटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपके कॉलर के लिए, आपके कफ के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो आपका स्ट्रेट नाइफ है उसको यूज़ किया जाता है। इसका जो मोटर है, ठीक है, स्ट्रेट नाइफ की जो मोटर होती है उसकी गति कितनी होती है, उसकी जो स्पीड है वो आपकी 3000 से लेके आपके 4000 RPM तक का इसकी जो गति होती है वो होती है। RPM की फुल फॉर्म होती है रेवोल्यूशन पर मीटर, ठीक है। इसका जो मोटर है वो बहुत ही तेज गति से चलता है, और इसी के कारण क्या होता है कि जब हम फैब्रिक पे कटिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग जो हमारा मेटल का जो ग्लव जो होता है हम उसका यूज़ करते हैं, मैश मेटल ग्लव का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिससे हमारे हाथ को कोई भी नुकसान जो है वो ना पहुँच सके। दूसरी चीज़, इस मशीन का जो वेट होता है वो आपके 12 किलोग्राम से लेके 15 किलोग्राम तक का होता है। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इसका यूज़ जो है आपके कर्व लाइन को कट करने के लिए, मतलब जो आपके आर्म होल, नेक लाइन वगैरह जो है इनको कट करने के लिए, या फिर जो आपकी स्ट्रेट लाइन जो होती है उनको कट करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से चलती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान होने का, मतलब हम लोगों को थोड़ा सा चोट लगने का जो है खतरा होता है। और जो इसका जो चाकू है वो, इसका जो नाइफ जो होता है उसको बदलने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर जैसे हम इस पे काम करते जा रहे तो इसका नाइफ जो है वो ख़राब होने के चांसेस भी जो है होते हैं। तो ये था हमारा कि हमारा स्ट्रेट नाइफ जो है वो क्या होता है। स्ट्रेट नाइफ जो है ये हमारा जो हमारे जो कटिंग जो होती है, फैब्रिक कटिंग जो हम करते हैं अपैरल इंडस्ट्री में, उसमें इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नोचर क्या होता है। नोचर, देखिए ये चीज़ आप लोग सब जब आप फैब्रिक की कटिंग करते हो तो उसमें आप नोचेस वगैरह भी लगाते हो, ठीक है। नोचर, जो हमारी नोचर कटिंग मशीन जो होती है उसका काम यही होता है कि इसका जो यूज़ है ये आपकी सीम लाइन को या फिर जो आपकी फोल्डिंग लाइन जो होती है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी पहचान के लिए इसका जो यूज़ है वो किया जाता है। जो भी आपकी जो सीम लाइन है या फिर जो आपकी फोल्डिंग लाइन है उन पे आप क्या करते हो, आप नोचर की हेल्प से उसको कट कर लेते हो, ये पहचान करने के लिए कि यहाँ से आपका ये जो पॉइंट है वो स्टार्ट हो रहा है। आप दोनों जो आपके पार्ट्स जो होते हैं उनको एक दूसरे से अच्छी तरीके से मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नोचर की हेल्प लेते हैं। इस जो नोचर जो होता है ये हमारा सीधा भी हम नोचेस जो लगाते हैं हम सीधे भी नोचेस लगा सकते हैं, या फिर हम वी शेप में भी अपने जो नोचेस है उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मार्कर मेकिंग टेक्निक, की जो मार्कर मेकिंग की टेक्निक है कि मार्कर मेकिंग जो मोड है वो कितने तरीके से जो है किए जाते हैं। मार्कर मेकिंग की जो टेक्निक है वो 2 तरीके से करी जाती है, एक आपकी मैनुअली और दूसरी आपकी कंप्यूटराइज्ड। देखिए ये हम 3 तरीके से भी, जो मेथड है हमारा इसके वो 3 तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कि नैप वन वे, हम इसको नैप वन वे के उससे कर सकते हैं। सेकंड है हमारा नैप आइदर वे, आप इसको नैप आइदर वे की उससे भी आप इसको कर सकते हो। और थर्ड है हमारा
नैप, अप एंड डाउन, ये हमारे 3 मोड होते हैं, 3 टेक्निक होती है हमारे मार्कर मेकिंग की। जो आपका मार्कर मेकिंग जो करते हो आप, इसको जो मार्क वगैरह जो आप करते हो, इसको आप 3 तरीके से रख के आप इसको कर सकते हो। दूसरा, इसके करने का जो तरीका है वो आपका 2 तरीके से किया जाता है। आप इसको हाथ से भी कर सकते हो और कंप्यूटर, ये तो था आप इसको कैसे कर सकते हो, लेकिन इसकी जो टेक्निक है वो 3 तरीके की इसकी टेक्निक होती है। आप इसको नैप, अप एंड डाउन तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, नैप वन वे से भी आप इसको कर सकते हो, नैप आइदर वे से भी आप इसको कर सकते हो। इसके बाद है हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, सिमेट्री और एसिमेट्री ऑफ गारमेंट एंड फैब्रिक। देखिए, सिमेट्री बोला जाता है जो आपका सीमित जो कपड़ा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो गारमेंट है, सिमेट्री और एसिमेट्री, आपका गारमेंट क्या होता है। देखिए, जैसे हमारा कोई भी एक आपने टॉप ले लिया, ठीक है, आपने कोई भी शर्ट वगैरह ले ली, उसमें हम बात करते हैं कि आपका सिमेट्री गारमेंट होता क्या है, जिसमें आपका जो आपकी जो सेंटर लाइन जो होती है, आपकी शर्ट की जो सेंटर लाइन होती है, ठीक है, उस आपकी बीच की लाइन से आपका जो पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक है आपका राइट हैंड साइड और दूसरा है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपके दोनों ही साइड के जो पार्ट है वो सेम है, मतलब अगर आप सिमेट्री गारमेंट आपके वो होते हैं, अगर आपने एक पैटर्न कट किया और आपके एक ही पैटर्न से आपके सारे पार्ट निकल गए गारमेंट के, आपका फ्रंट, आपका बैक, आपका राइट हैंड साइड, आपका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आपने राइट हैंड साइड का पार्ट जो है वो कट किया और उससे आपके लेफ्ट हैंड साइड का भी पार्ट कट हो गया और आपके बैक साइड भी पार्ट कट हो गए, तो ये चीज़ कहलाई जाती है आपकी सिमेट्रिक, जिसमें आपका जो एक पार्ट है वो आपके दूसरे पार्ट की एग्जैक्ट कॉपी होता है। मतलब जितने भी एलिमेंट आपके एक साइड यूज़ किए गए हैं, सेम एलिमेंट आपके दूसरी साइड यूज़ किए जाते हैं। ये आपकी मिरर इमेज शो करता है। जो आपके सिमेट्रिक जो गारमेंट होते हैं, ये आपकी कैसी इमेज शो करते हैं, ये आपकी मिरर इमेज जो है ये शो करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एसिमेट्रिक फैब्रिक की, सॉरी एसिमेट्रिक गारमेंट की, तो एसिमेट्रिक गारमेंट वो होते हैं जिसमें आपके अलग अलग पार्ट को हम अलग अलग कट करते हैं। मतलब आपने देखे होंगे कि कुछ गारमेंट हमारे ऐसे होते हैं कि एक साइड से वो लंबे होते हैं, दूसरी साइड से वो छोटे होते हैं। तो इस तरह के जो गारमेंट है उनकी जो कटिंग जो करी जाती है वो एसिमेट्रिक तरीके से करी जाती है। उनकी कटिंग अलग अलग पार्ट्स की करी जाती है। उनको आप एक ही पार्ट को कट करके आप अपने सारे पार्ट्स जो है वो नहीं निकाल सकते। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हम हमारे अलग अलग पार्ट जो है उनको अलग अलग तरीके से कट करते हैं। आप अपना फ्रंट का जो राइट पार्ट है वो आप अलग कट करोगे, आपका जो फ्रंट का जो लेफ्ट पार्ट है वो आप अलग कट करोगे, बैक साइड जो है वो आप अलग कट करोगे। तो इस तरीके से जो आपके जो एसिमेट्रिक जो आपके गारमेंट होते हैं उसकी यही पहचान होती है कि आपका इसमें जो आपका राइट हैंड साइड का जो पार्ट होता है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट से अलग होता है। इसमें आपके एक साइड जो एलिमेंट यूज़ किए गए हैं, दूसरी साइड उससे थोड़े से अलग एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ सिमेट्रिक, ये तो था हमारा का सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक गारमेंट क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक जो है आपके फैब्रिक क्या होते हैं। देखिए, सिमेट्रिक फैब्रिक वो होते हैं जो हमारे, अगर हम कोई जो जितने भी हमारे सॉलिड कलर के जो हमारे फैब्रिक होते हैं वो सारे ही हमारे सिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर आते हैं, जिनको अगर हम 180 डिग्री पर अगर हम उनको मूव कराएं तो उनमें हमें कोई भी चेंजेस जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता। अगर हमें 180 डिग्री पर मूव कराने के बाद अपने फैब्रिक पे कोई भी चेंजेस हम लोगों को दिखाई देते हैं तो वो हमारा एसिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर आता है। लेकिन अगर हम 180 डिग्री पे अगर हम मूव करा रहे हैं अपने फैब्रिक को और उसमें हमें कोई भी चेंजेस, उसके पैटर्न में हमें कोई भी चेंजेस जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहे, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, वो हमारा जो सिमेट्रिक गारमेंट जो होता है उसके अंदर ये हमारा आता है। दूसरी चीज़, जितने भी आपके निटेड गारमेंट होते हैं वो अपने लूप के कारण, क्योंकि आपके निटेड गारमेंट किस चीज़ से बनाए जाते हैं, लूप से बनाए जाते हैं, तो वे अपने जो उनका नेचुरली जो उनका स्ट्रक्चर होता है उसके कारण वो किस में आते हैं, वो अपने एसिमेट्रिक जो आपके फैब्रिक होते हैं उसके अंदर ये आते हैं। और या फिर जो आपके प्रिंटेड गारमेंट जो होते हैं, अगर आप प्रिंटेड गारमेंट को क्या करोगे, अगर आप उनको 180 डिग्री पे आप क्या करते हो, उनको मूव कराते हो तो उनके प्रिंट में क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं। तो वे किस में आते हैं, वे आपके एसिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर आते हैं। इसके लिए आपका एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे आपका प्रिंटेड का कोई भी ट्री का जो
तना जो होता है, ठीक है, जो उसका कोई भी आपका एक प्रिंट है, ठीक है, या फिर आपका किसी भी, आप कोई भी एक प्रिंट ले लीजिए, अगर आप उसको 180 डिग्री पे आप मूव कराओगे तो जो आपका पैटर्न होगा वो क्या होगा, वो दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। एक साइड से वो उसके जो पैर है वो ऊपर की साइड होगी, दूसरी की तरफ वो नीचे की तरफ होगी। सेम चीज़ अगर आपका कोई भी फ्लावर प्रिंट है, ठीक है, उसमें जो उसकी पत्तियाँ है, अगर आपने उसको 180 डिग्री पे मूव कराया अपने फैब्रिक को, तो उसके जो डायरेक्शन होगा, जो भी उसका प्रिंट है उसका जो डायरेक्शन होगा वो पलट जाएगा। तो इस तरह के जो आपके प्रिंट के जो आपके कपड़े होते हैं वो आपके एसिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर आते हैं। तो ये था हमारा कि हमारा सिमेट्रिक फैब्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक फैब्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक आपका गारमेंट क्या होता है, एसिमेट्रिक आपका गारमेंट क्या होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके के आते हैं एग्ज़ाम में। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो आप ये चीज़ मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।